ये देहरादून का घंटाघर के पास क्रॉस रोड है और आज मैं आपको उत्तराखंड के सबसे पुराने अखबार के पास इसकी कहानी बताने वाला हूँ। ये है युगवाणी। और अनवरत जब से आज़ादी हुई 1947 से अनवरत अखबार चल रहा है। दूर दराज के जब बड़े अखबार नहीं हुआ करते थे तो दूर दराज के गाँव में, पहाड़ के गाँव में युगवाणी मिलता था। और युगवाणी वो अखबार है जो पहाड़ का एक दूसरा नाम, जब अखबारों की पहुंच पहाड़ पे ना के बराबर थी तब युगवाणी गांव-गांव में पहुंचता था। और ये आज भी उसी गति से चल रहा है जिस गति से ये शुरू हुआ था आज़ादी के दिनों। और ये हैं इसके संस्थापक आचार्य स्वर्गीय गोपेश्वर कोठियाल जी, और इस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं उनके सुपुत्र। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपने कमाल कर दिया। दूसरी पीढ़ी और लगातार अनवरत युगवाणी चला जा रहा है। अब देखिए, हमारे बहुत पहले तो हम आपको बधाई दें धन्यवाद कि जहाँ बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े चैनल हिल के बैठ गए हैं, वहाँ वो युगवाणी हिमालय की तरह अटल और निरंतर गंगा की तरह बह रहा है। इसके लिए बधाई। थैंक यू। और आप इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कैसे, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है सफ़र आपका? देखिए, ऐसा है कि युगवाणी अपने शुरुआती दौर से ही एक टीम भावना के साथ चला है। जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, तब भी आचार्य गोपेश्वर कोठियाल जी के साथ साथ प्रोफेसर भगवती प्रसाद पांथरी, तेजराम भट्ट, बंसीलाल पुंडीर और तमाम उस टाइम के प्रजामंडल के जो जितने नेता थे, जितने लिखने पढ़ने वाले लोग थे, वो थे। उसके बाद के दौर में जो आज़ादी के लिए लड़े थे, इस ऑफिस में बैठ के, हाँ, अब तो थोड़ा मॉडर्न हो गया ऑफिस आपका, लेकिन तब बिल्कुल उसी तरह का था। बिल्कुल। तब सब लोग आज़ादी इस युगवाणी से जुड़ गए। युगवाणी बेसिकली, युगवाणी का जो जन्म है वो बड़ा ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि ये प्रजामंडल आंदोलन जो टिहरी रियासत में राज सत्ता को हटाने के लिए लड़ा गया था, उसके लिए उसका एक मुख पत्र था। ये एक्चुअली जनता की आवाज़ को या नेताओं की बात को आम जन तक पहुंचाने के लिए एक अखबार की ज़रूरत महसूस हुई। और जब ये ज़रूरत महसूस हुई तो तब सभी आंदोलनकारी जो प्रजामंडल के लिए जो लोग लड़ रहे थे, जितने क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों ने फैसला किया कि एक पत्र निकाला जाए और तब युगवाणी का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1947 में। और आप ये देखें कि इस पत्र का प्रकाशन का ये महत्व था कि जिस व्यक्ति के झोले में युगवाणी दिख जाता था वो समझ लो कि राजा की नज़र में जो है वो क्रांतिकारी होता था और राजा उसको जेल में बंद कर देता था। नहीं, गांव की चौपालों में भी पढ़ा जाता था। हाँ, बिल्कुल। 15-20 दिन बाद गांव में पहुंचता था। बिल्कुल। तब भी लोग इसको, बिल्कुल, युगवाणी तो अखबार का पर्याय था कम से कम टिहरी और उत्तरकाशी में, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ। जरा आइए इसका इतिहास हमें बताइए जी। और ये आपके इधर ये सब लगे हुए हैं। हाँ, ये है युगवाणी। पहला अंक है 15 अगस्त 1947 का। हाँ, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, पहला अंक उस दिन निकला था। ये सफ़र है, युगवाणी सफ़र है। उसके बाद ये मैंने यहाँ जो डिस्प्ले लगाया है, ये 1 साल बाद का अंक है। टिहरी क्रांति अंक, टिहरी की क्रांति जब हुई थी उसका अंक है ये। 1 साल बाद 48 का। हाँ, 1 अप्रैल 1948 का है। और ये फिर 1949 में गांधी जी की मृत्यु की पहली पुण्यतिथि है। ये 30 जनवरी 1949 का ये अंक है। 49 का। हाँ, तो ये ऐसे चलता रहा। और ये जब हमने इसको मासिक के रूप में चलाया, मतलब जब देश आज़ाद हुआ तब तो युगवाणी साप्ताहिक निकला। और जब उत्तराखंड राज्य बना नवंबर 2000 को, तब हमने इसको मासिक पत्रिका के रूप में भी शुरू करा। तो ये अनवरत यात्रा चल रही है। और ये आचार्य जी की जन्म शताब्दी मनाई थी हमने 2010 में। तो उस पर आचार्य जी पर केंद्रित एक जनधारा, एक किताब पुस्तकाकार के रूप में हमने प्रकाशित की थी। ये वो है जी। बाकी युगवाणी के सवाल, ये युगवाणी के अब के मॉडर्न आज के ज़माने के वो हैं और ये लगातार चल रहा है जी। ये सफ़र जब आपके, क्योंकि
जब आचार्य जी थे तब आप छोटे थे जी। और गांव-गांव में पहाड़ में जाते थे मेंबरशिप बनाने। हाँ, बिल्कुल। कैसा रहा आपका सफ़र है बचपन से? कैसे कैसे आपके हुआ? ऐसा हुआ कि मेरा जो युगवाणी से जुड़ाव हुआ वो बहुत बचपन से है, क्योंकि मैं सुबह पिताजी के साथ युगवाणी चला आता था जब मैं चौथी पाँचवीं में पढ़ता था, और उनके साथ आता था, और यहीं से मेरे को जो कर्मचारी यहाँ काम करते थे वही मुझे अपने साइकिल पे बैठा के मुझे स्कूल छोड़ देते थे, और स्कूल जब खत्म होता था तो मैं सीधे युगवाणी आ जाता था, झोला वोला सब यहीं रखता था, और यहीं बैठ के मैं अपना होमवर्क भी करता था, और यहीं जो आसपास के जो बच्चे थे उनके साथ खेलता था, और शाम के टाइम पे मैं ऑफिस में बैठ जाता था, और फिर पिताजी के साथ ही मैं घर जाता था। तो ये सिलसिला मेरा चलता रहा, और आप ये देखिए कि 8वीं 9वीं तक में जब मैं पहुंचा तब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि अखबार क्या होता है और नेता क्या होते हैं और किन लोगों का ये आंदोलन क्या होता है, 9th तक आते आते। और उस दौर में मैंने यहाँ देखा कि तमाम किस्म के जितने भी जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोग थे वो उसमें सुंदरलाल भगोड़ा या नियमित बैठते थे, उसमें क्या उसका नाम इंद्रमणि बडोनी जी, विद्यासागर नौटियाल जी, शिवानंद नौटियाल जी विधायक हो गए थे। तो वो जब कभी भी पहाड़ से लखनऊ जाते थे तो पहाड़ से आगे देहरादून से ही ट्रेन चलती थी, हावड़ा और जनता, तो सबका झोला जो है वो युगवाणी में रहता था। दिन भर वो यहाँ बैठ के गप मारते थे या किसी से मिलने जाना हुआ, और शाम को यहाँ से अपनी अपनी ट्रेन पकड़ के जाते थे। तो उस दौर में तमाम जितने किस्म विधायक हों, जनप्रतिनिधि हों, आंदोलनकारी लोग हों, वो चिपको आंदोलन के लोग हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी आंदोलन जब 71-72 के बाद जब चला उसमें तो कुंजी बिहारी नेगी, आपका मनमथन जी हो गए, आपका वीरेन पेनुली जी हो गए, और बहुत सारे नेता जितने लोग थे वो सब उनका आना जाना। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि युगवाणी मूलतः जो है आंदोलनों का अखबार रहा है, और युगवाणी सिर्फ अखबार ही नहीं रहा, युगवाणी आंदोलन का एक साथी भी रहा हमेशा, और उसकी अग्रिम पंक्ति का साथी रहा, और आंदोलनों को दिशा देने का काम भी यहाँ करते रहे। वो चाहे चारूचंद चंदोला रहे हो, चाहे गोविंद नेगी आग्नेय जी हमारे यहाँ रहे, सह संपादक रहे, और तमाम जितने भी लोग जुड़े रहे, तो उनका सीधा सीधा कनेक्ट जो है वो पहाड़ से रहा। और युगवाणी के केंद्र में हमेशा पहाड़ की जनता रही, और पहाड़ के मुद्दे रहे, पहाड़ के इश्यूज रहे, वो सारे के सारे। ये बताइए कि उस समय कई अखबार निकालते थे, उत्तरांचल था, मतलब कई यहाँ काफ़ी अखबार थे, लेकिन सब खत्म हो गए। हाँ, आप लगातार चल रहे हैं, क्या दिक्कतें आपको किस तरह की दिक्कतें आती है? क्योंकि अब बड़े अखबार भी मार्केट में हैं, चैनल्स हैं, तब भी आप जमे हुए हो उसमें। देखिए इसमें ऐसा है कि युगवाणी की अपनी एक धार रही है शुरू से, और युगवाणी हमेशा से आप ये कह सकते हो कि सत्ता विरोधी रुझान के साथ खड़ा हुआ है ना। और हमने हमेशा जो है वो सत्ताओं का विरोध करा, आम जनता के पक्ष में रहे। अब आप ये मान के चलो कि जो भी सत्ता में हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो कोई भी पार्टियां रही हो, तो उनका जनता के विरोध में या जो जनोपयोगी जो घोषणाएं रही, अखबार का मतलब ही होता अखबार है का मतलब ही होता कि आप जनता के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े रहें और सरकारों को झकझोरें। तो वो जो एक ट्रेंड युगवाणी का बना रहा, कम से कम मेरा ये सौभाग्य है कि हमने उस ट्रेंड को छोड़ा नहीं, हम हमेशा उसी के साथ खड़े रहे। और जितने भी जन आंदोलन बाद के दौर में भी, वो चाहे हमारे टाइम पे जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ, हालांकि हमारे फादर लोग भी 1971-70-71 में जब पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ था तब वो लोग उसमें भी थे, पर बाद के दौर में भी 90 के दौर में भी फिर हम लोग पूरी तरीके से मतलब आंदोलनकारी भी रहे। उत्तराखंड जन परिषद में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा हमने बनाया, उसमें लेफ्ट के लोग भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो युगवाणी की जो एक धारा के विपरीत चलने वाली जो एक हमारी जो एक मुहिम रही, आप ये कह सकते हैं जो एक हमारा सफ़र रहा पुराना, हमने उसको पकड़ के रखा। और हम कभी भी छोटी मोटी चीज़ों में सरकार की मतलब जो है तलवे चाटने में हम लोगों ने कभी यकीन नहीं रखा। अगर लिखना है तो ठीक से लिखना है। हमारे पिता ने भी यही बताया था कि देखो ये एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, अगर आप पत्रकारिता में हो तो फिर पत्रकारिता में हो, अगर आपको सिर्फ अगर दलाली करनी है तो फिर पत्रकारिता छोड़ के करो, लेकिन फिर आप ठेकेदारी करो, फिर आप कुछ भी करो, पर अगर आप पत्रकारिता में हो। इसका एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि आप फाइनेंस जब आप सत्ता के विपरीत होते हैं तो बड़े बड़े अखबार बंद हुए, अभी काफ़ी धारदार थे। देखो ऐसा कैसे प्रॉब्लम कारण और भी है कि युगवाणी में कोई बहुत बड़ी पूंजी तो लगी भी नहीं थी, और ये बहुत ज़्यादा खर्चीला है, पैसा लगता है निश्चित तौर पे,
पर हमारे पास हमेशा से एक पाठक वर्ग रहा है, हमेशा से 1947 से लेके, मैं बता रहा हूँ आपको। आज भी जब युगवाणी 1 तारीख को स्टॉल पे जाती है तो 1 से 5 तारीख तक हमारी 80% किताबें बिक जाती हैं। हालांकि उसकी अब प्रसार संख्या कम हुई है, जैसा पूरे देश में हुआ है, तो वो हम भी उससे प्रभावित हैं। पर हमारे पास हमेशा पाठकों का एक बड़ा वर्ग रहा जो हमारे साथ खड़ा रहा। दूसरा, एक बात मैंने बहुत मतलब गंभीरता से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि जो अगर आप सच के साथ खड़े हैं और अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं तो कोई भी सरकार हो, मैं कह रहा हूँ, वो भी अंदर से सम्मान करती है, वो अंदर से सम्मान करती है। बाहर से भले ही उनको लगता है कि नहीं यार ये लोग वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, वो चाहे तिवारी जी रहे हों, चाहे खंडूड़ी जी रहे हों, चाहे इवन निशंक जी हों, चाहे आज की तारीख में हमारे ये पुष्कर सिंह धामी हो, हम जब भी देखो, ऐसा है कि अखबार चलाना है तो हमें थोड़ा सा सरकार को से भी कुछ पैकेज वगैरह मिलता है, सरकारें सबको देती हैं, तो हम भी अगर हम वहाँ जाते हैं अखबारों के लिए तो है। हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई तुम तो हमारे खिलाफ छापते हो, इसलिए नहीं। उन्होंने हमेशा हमारा सम्मान किया। और हमने भी, देखिए मैं आपको रावत जी एक बात और बताऊं, हमने बेवजह किसी के कपड़े उतारने का काम भी कभी नहीं करा, कभी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की, जिसको एलो जर्नलिज्म कहते हैं, ये हमने ये काम कभी नहीं किया, जो आजकल बड़े अखबार भी कभी नहीं किया। हमने स्वयं भी, कई मुख्यमंत्री से मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा देखो भाई, नीतिगत आधार पे जो विरोध होगा वो हम जरूर करेंगे। ये नहीं है कि हम आपके किससे क्या संबंध है, आपने कहा क्या खाया क्या करा, ये हम व्यक्तिगत आक्षेप ना हमने कभी लगाया, ना हमारी ऐसी कोई मंशा है कभी भी, ना हम ये सब कभी करेंगे। इसलिए मतलब ठीक है। देखिए, आप जो है, क्या आपको कभी ऐसा समय आया जब आप, क्योंकि आप दूसरी पीढ़ी के हैं और मॉडरेट हैं, प्रोफेसर कोठियाल ने देखिए कुर्ता पजामा लेके, कोट लेके कर, लेकिन आप दूसरी पीढ़ी के हैं, कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि यार कोई समस्या ऐसी नहीं है कि यार बंद करते हैं, दूसरा काम करते हैं? कभी हुआ ऐसा? देखो, ऐसा है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग है ना, जब मैं आपको पहले अभी बताया कि जब मैं बहुत छोटा था, तब से आपके 9-10 साल का, तो मेरी जो परवरिश है, मेरी जो ग्रूमिंग है, मेरा जो लालन पालन है, वो युगवाणी में हुआ। और युगवाणी से इधर मैं कभी सोच ही नहीं सकता, और ना मैंने कभी सोचा। बल्कि अब मुझे लगता है कि अब मेरी उम्र भी 60 के आसपास हो गई है, तो मुझे लगता है कि यार मेरे बाद इस अखबार का क्या होगा, क्योंकि बच्चे आजकल के, मेरे भाई के बेटे ने भी दूसरा काम कर रहा है, मेरा बेटा स्वयं मर्चेंट नेवी में चला गया। अब थोड़ा कभी कभी ये लगता है कि यार अभी 10-15 साल 20 साल तक, जब तक ताकत है, जब तक ऊर्जा है, तब तक तो हम चलाएंगे इसको, और उसके बाद क्या होगा ये एक सवाल ज़रूर है। पर हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम युगवाणी छोड़ के कोई दूसरा काम करें, क्योंकि हमेशा से, अच्छा हमारा चूँकि प्रेस रहा है यहाँ पर, तो प्रेस रहा तो छापा खाना रहा, तो उसमें आमदनी भी होती रहती थी, और उसमें मतलब अखबार में भी विज्ञापन वगैरह, हमारी प्रसार संख्या ठीक थी। जैसे सीज़न का टाइम आता था, यात्रा चलती थी, तो हम इस सीज़न के टाइम पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में वहाँ ग्राहक होते थे। तो अपना सीज़न के टाइम पे हम लोग एक हफ्ते के लिए जैसे निकल गए, तो वहाँ से इकट्ठा जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर होते थे वो सब हमें बड़े खुशी से चंदा देते थे युगवाणी का। जिनकी ताकत होती थी वो हमें विज्ञापन भी देते थे। रहना खाना पहाड़ों में हमारा सब फ्री होता ही था, सब कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए हमारे को कभी अर्थ की भी वैसी दिक्कत नहीं हुई कि हमारे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, लाले पड़ गए होगी यार कैसे निकलेगा। रहा क्राइसिस रही, नो डाउट क्राइसिस रही, पर हम उससे मतलब वो हमारे लिए कोई आराम से निकल गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही वो हमारे लिए। क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा, इतना लंबा इसका इतिहास है, क्या इसको कुछ आप चाहते हैं, आपके दिमाग में है कि कुछ मॉडर्न जो तरीके हैं उससे इसको कुछ चेंज किया जाए, या कुछ है दिमाग में? नहीं, अब तो नहीं है। अब तो पहले, आज से 20-25 साल पहले जब हमने मैगजीन नहीं निकाली तब हमारे दिमाग में ज़रूर था कि एक पहाड़ का एक दैनिक अखबार होना चाहिए। क्योंकि ये दिक्कत ये थी कि देखो, मैं अमर उजाला या जागरण या और अन्य जो क्षेत्रीय अखबार जो बाद में आए उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर सवाल ये है कि उनका जो दृष्टिकोण था यहाँ आने का वो पूर्णतः व्यावसायिक था। और हम लोग जो थे, जो पहाड़ से निकलने वाले अखबार थे, वो चाहे नया जमाना था, चाहे कर्म भूमि था, चाहे देवभूमि था, चाहे इवन उत्तराखंड ऑब्जर्वर था, निकेत था, ये तमाम अखबार जो पहाड़ से निकलते थे, युगवाणी था, हम लोग पहाड़ के सवालों के साथ खड़े हुए लोग थे। इसके तमाम जितने भी यशस्वी संपादक थे वो लोग सिर्फ पत्रकारिता इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो उनको सिर्फ अपनी धाक जमानी थी या उनको अपना कुछ नाम करवाना था। वो दरअसल में पहाड़ के तमाम विकास के साथ भी खड़े हुए थे। जितनी भी चाहे सड़क का सवाल रहा हो, चाहे वो हमारी पेयजल के सवाल हों, चाहे वो हमारे आंदोलनों के सवाल हों, तो उनका सीधा जुड़ाव पहाड़ के साथ था। और
तब ये लगा कि भाई एक अखबार दैनिक पहाड़ का होना चाहिए, और उस वक्त भी संसाधन उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए थे, तो वो संसाधन एक इकट्ठे हो नहीं तरफ पाए। आप पर ये कि हम उसको फिर मॉडर्नाइज तरीके से मैगजीन में ले आए, ऑफसेट पे ले आए, कलर पेज छापने शुरू कर दिए, तो वो हमने उस तरीके से। एक तरफ आप अपनी नीतियों को ये पहाड़ किसमें चल रहा है। आज आप मीडिया को कहाँ देखते हैं, जो उत्तराखंड में मीडिया है, बड़े मीडिया जो आए हैं, इनको आप कैसे, इसकी समीक्षा आप कैसे करेंगे? देखिए, आप जानते ही हैं उत्तराखंड में क्या है, पूरे देश का जो हाल है कमोबेश उत्तराखंड उससे अछूता नहीं है, और हालात तो इतने बुरे हो गए हैं कि इवन जितने भी यहाँ क्षेत्रीय दैनिक निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से सरकार की मतलब जी हुजूरी में लिखते हैं। कोई भी बड़ा इशू जो होगा कोई उठाने को तैयार नहीं है। मैं ये और पहाड़ के खास जो इशूज हैं उनको तो कोई छूता नहीं, कोई छू भी नहीं रहा है। अब आप देखो कि इतना बड़ा इशू है, भू अध्यादेश है आपके, और गैर शरण का सवाल है। मतलब ये अभी जो डोजर चले हैं, अभी जो पहाड़ में डोजर चले हैं, जो युवा थे छोटा छोटा काम करते थे उनको तबाह कर दिया। हाँ, पूरी तरीके से, मतलब हजारों लड़कों को, कोई अखबार में कुछ नहीं आया, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। देखो पहले जो अखबार थे, मैं आपको सच बताऊं, आज से 20 साल पहले, तो जो संपादक होते थे उनका भी अपना एक रुतबा था, उनका अपना एक स्टैंड भी होता था। वो चाहे क्षेत्रीय अखबार ही थे क्यों ना थे। मैं अमर उजाला, जागरण और नवभारत टाइम्स की भी बात कर रहा हूँ। पर सवाल ये है कि आज जिस तरीके के लोग आ रहे हैं उनको सबसे पहले ये टारगेट दिया जा रहा है कि भाई आपको हम इतना पैसा इंस्टीट्यूशनल हेड बना के भेज रहे हैं, कितने का विज्ञापन लाओगे। आपको टारगेट दे दिया जाता है कि आपको 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए का विज्ञापन लाओगे, कितनी हमको जमीनें अलॉट कराएंगे, गवर्नमेंट कितनी जमीनें देगा, इसीलिए सबके जमीनें। जब संपादक के सामने ये है कि भाई उसको 20 करोड़ रुपए का विज्ञापन लाना है, तो उसने जी हजूरी करनी है, फिर वो लाइसेंसिंग वाला मैनेजर हो जाएगा। मैनेजर ही पत्रकारिता कर कौन रहा है? कोई भी नहीं। अब थोड़ा बहुत पोर्टल पे जो है लोग, कुछ लोग, हाँ, सोशल मीडिया में, जैसे आप लोग हैं, जैसे कुछ लोग हैं, है ना, कुछ लोग जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पर ये कि उन पे भी दबाव है, फिर दबाव बनाया जाता है कई तरह का। हम पे भी दबाव बनाया जाता है निश्चित तौर पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दबाव नहीं बनाया जाता, नहीं देते हैं, कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है भाई। जबकि आप ये देखो कि पूरी सरकार ये जानती है कि ये एकमात्र ऐसी मैगजीन है जो पूरे उत्तराखंड में जाती है ना। तो निश्चित तौर पे जब कभी भी कोई इनका एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलता है तो उसमें अपने आप ही ना देना चाहिए भाई। आपका पिथौरागढ़ से लेके और हमारा मुंशारी से लेके और टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, सब जगह स्टॉल्स पे युगवाणी पहली तारीख को जाती है। पर ये है कि चूंकि हम इनके खिलाफ लिखते हैं, सरकारों के खिलाफ लिखा जाता है, थोड़ा दर्द होता है, इश्यूज पे लिखा जाता है, तो उनको लगता है कि चलो छोड़ो। तो ये सवाल है। तो पत्रकारिता का जो हाल है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आप हमसे सीनियर हो, है ना, हम तो आपसे बहुत जूनियर हैं। पर जो हालात पूरे देश भर में, जिस तरीके से गोदी मीडिया काम कर रहा है पूरे देश में, कमोबेश उत्तराखंड में भी वही हालात हैं। बल्कि यार कुछ हालात और ख़राब इसलिए हो गए कि अब इतने पोर्टल आ गए, इतने वो डंडे लेके वो जो रोज़ खड़े रहते हैं सैकड़ों की संख्या में। और सूचना विभाग में उनकी जो संख्या में एक दिन सुन रहा था कि 1500 के आसपास वहाँ पर रजिस्टर्ड हुए इस साल। तो मतलब ये बहुत बुरा हाल है। और सबको क्या है, देखो मूल जो समाचार है वो तो कहीं कोई कुछ कर नहीं रहा है, फील्ड में कहीं कोई है नहीं। कटिंग पेस्टिंग मारी, उधर से एक रिव्यू आया, उधर से कोई प्रेस विज्ञप्ति आई, उसी को कर कुरा के सब अपना मतलब पैसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम झंझावातों, परेशानियों के बीच में आप पहाड़ की तरह अड़िग हैं, चलते रहिए। हमारी शुभकामनाएं, सब आप लोगों का, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ये पहाड़ के डिफरेंट जितने भी दौर होंगे सब में साथ रहेगा युगवाणी। हाँ, नहीं बिल्कुल युगवाणी साथ रहेगा। देखो, मैं आपको एक बात और भी लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि युगवाणी ने न तो कभी कोई समझौता किया और ना हम भविष्य में ऐसा कभी करेंगे। हम पहाड़ के मूल सवालों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आप आगे भी खड़े रहेंगे, और आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे। ये इतनी ईमानदारी हमारी तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने युगवाणी का इस सफ़र के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र और मजबूती से आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।